ये है न्यूजीलैंड। पैसिफिक ओशन के साउथ में और ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से जानते हैं, पर न्यूजीलैंड क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, खास करके अपनी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत झीलों और हाई क्वालिटी नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड की वजह से। न्यूजीलैंड और यूके के मौसम बिल्कुल एक जैसे है, थोड़ी सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और बहुत सारी बारिश। हालांकि न्यूजीलैंड यूके से एरिया में बड़ा है, लेकिन न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन के 7% भी नहीं। आप ज़रा न्यूजीलैंड के इस मैप को देखें, आपको दिखाई देगा कि 80% ऑफ न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। 70% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर नॉर्थ में रहती है, और नॉर्थ की भी 50% पॉपुलेशन सिर्फ एक शहर ऑकलैंड में रहती है। ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत झीलें और बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो क्राइम रेट और दुनिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। इतना सब कुछ होने के बावजूद 80% ऑफ न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप पूरी दुनिया का मैप देखें तो आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से काफ़ी दूर है। अगर कराची या मुंबई से फ्लाइट में बैठे तो हमें न्यूजीलैंड पहुंचने में 20 से 22 घंटे लग जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान बाकी दुनिया से इतनी दूर आखिर पहुंचा कैसे? अब इस पर हर हिस्टोरियन का अपना अपना ओपिनियन है। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड को आज से 1000 साल पहले मावरी लोगों ने डिस्कवर किया। इन आइलैंड्स, जिन्हें पॉलिनेशियन आइलैंड्स कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। न्यूजीलैंड की ऑफिशियल भी कश्तियों में निकले और रहने लायक ज़मीन ढूंढते ढूंढते न्यूजीलैंड तक पहुंचे। ये गालिबन वही ज़माना बनता है जब चंगेज़ खान यूरेशिया पर धावा बोल चुका था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि माओरी लोग अपने पुराने आइलैंड्स छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? तो थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च करने पर पता चला कि माओरी ओरल ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13th सेंचुरी में नहीं बल्कि 750 AD में डिस्कवर हुआ था, जिसे डिस्कवर किया था कोपे नाम के एक शख्स ने। कोपे एक फिशरमैन और हवाई के कबीले का सरदार था, लेकिन कुछ वक्त से जब भी वो समंदर में मछलियों के लिए जाल फेंकता था तो जाल में फंसने वाली सारी मछलियों को एक बड़ा ऑक्टोपस खा जाता। इन पॉलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों का मेन फूड सूरस ही मछली था, और एक भी मछली हाथ ना आने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। कोपे ने कसम खा ली थी कि वो इस समंदरी हैवान को मारकर ही पैसिफिक समंदर में उतर गया, और ऑक्टोपस को ढूंढते ढूंढते ये न्यूजीलैंड तक आ पहुंचा, जहां पर इन्होंने लैंड किया और अपनी कश्तियों को दोबारा ज़रूरत की चीज़ों से भर दिया, और फिर से ऑक्टोपस को ढूंढने निकल पड़े, और आखिरकार इस कोक स्ट्रेट पर, जहां से नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड के आइलैंड्स मिलते हैं, वहां पर ऑक्टोपस कोपे को मिल गया और कोपे ने इसे मार दिया। और उसी तरह बहुत दूर किसी से दुश्मनी ना होने की वजह से इन्हें ना कोई ख़तरा था और ना ही कोई डर, और कई सदियों तक वो आराम से ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन जल्द ही ये सब बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, पूरी ताकत की बात करने के लिए, पूरी ताकत की पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वो नए आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करें, जिन पर कब्जा करके इनको एक्सप्लॉइट किया जा सके और अपनी ताकत बढ़ाई जा सके। उसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मन और इसके साथी पैसिफिक ओशन के साउथ में यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास किसी कंटेनर की खोज में निकल पड़े। बिकॉज इस वक्त यूरोपियंस का ये ख्याल था कि इस हिस्से में कोई ना कोई ज़मीन ज़रूर होगी, और अगर ऐसा होता है तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत सारे नए दरवाजे खोल देगी। 1642 में टेस्मन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर कर लिया था, लेकिन जब इन्होंने न्यूजीलैंड पर उतरना चाहा तो मावरी लोगों ने इन पर ज़बरदस्त हमला कर दिया और बहुत ही खूनी जंग शुरू हो गई। जब टेस्मन को अपनी हार नजर आ रही थी तो वो और इसके साथी वहां से भाग खड़े हुए। फिर 1761 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक टेस्मन की डिस्कवर करदा ज़मीन को ढूंढते ढूंढते न्यूजीलैंड तक आ पहुंचा, और जैसे ही जेम्स ने न्यूजीलैंड पर उतरना चाहा तो एक बार फिर मावरी और जेम्स के फौजियों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, और इसमें कई मावरी कबायली सरदार भी मारे गए, और लड़ाई इतनी शदीद हो गई कि जेम्स को भी टेस्मन की तरह वापस लौटना पड़ा। लेकिन जेम्स टेस्मन की तरह खाली हाथ नहीं लूटा, बल्कि वो इस जगह का नक्शा बना चुका था। वो अपने साथ इस नक्शे को भी ले जा रहा था, और फिर 1800 में ये ब्रिटिशर्स फिर से न्यूजीलैंड पर आए, लेकिन इस बार इन्होंने मारवी लोगों से जंग नहीं की।
बल्कि बहुत ही स्मार्ट वे में इनके साथ डल किया, इन्हें टेरेडा और परूफ का लालच दिया और वहां पर अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू कर दी। और फिर करीब एक सदी बाद ब्रिटिश एम्पायर ने न्यूजीलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। 1840 में मौर्य और ब्रिटिश एम्पायर के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वेतानगी कहा जाता है। इस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन 2 लाख थी, लेकिन अगले 50 सालों के बाद ये पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम होकर 40,000 हो गई। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अपने साथ कई सारी बीमारियां भी लाए जो इस वक्त यूरोप में आम थी और मावरी लोगों में इन डिजीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी। उसी वजह से वो मावरी लोग बीमारियों की वजह से मरना शुरू हो गए। और दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेतानगी के सिर्फ 5 साल बाद लैंड ओनरशिप को लेकर लोकल माओरी लोगों और ब्रिटिशर्स के बीच एक सीरीज ऑफ वार शुरू हो गई थी जो अगले 40 साल तक चलती रही। और 1881 में इसी जंग के नतीजे में कई सारे माओरी कबायली सरदार मारा जा चुके थे। और अब यह भी मारा जाने वाले में इसीलिए ब्रिटिशर्स भी समझ चुके थे कि लोकल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए वॉर्स के फौरन बाद ब्रिटिशर्स ने लोकल्स को लेकर हर प्रोजेक्ट में की सिटी होल्डर बना दिया। और उसी तरह न्यूजीलैंड में पेस और प्रोग्रेस का सफ़र फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड का आखिर इतना बड़ा एरिया खाली क्यों है? सारा लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? बेसिकली इस साउदर्न आइलैंड में रहना या कंस्ट्रक्शन करना नरली इम्पॉसिबल है। साउदा के पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेस हैं या ऊंचे पहाड़ हैं या ज़मीन इतनी हारिश और इनएबिन है कि यहाँ पर रोड की कंस्ट्रक्शन करना भी लगभग नामुमकिन है। और इसके साथ ही इस हिस्से की ज़मीन बहुत ही खुशक और इनफर्टाइल है कि यहाँ किसी फसल की पैदावार भी नहीं हो सकती। इन्हीं रीजंस की वजह से न्यूजीलैंड की ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्दर्न आइलैंड में रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस प्रॉब्लम के साथ डल इमिग्रेशन पॉलिसीज़ रिलैक्स कर दी गए तो जिस वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में सडन बूम देखने को मिला। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियन यानी 50 लाख है, जिसमें 27% फॉरेनर्स हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि न्यूजीलैंड में गाय भैंस बकरियों की तादाद 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिस वजह से न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मटन और शेप वॉल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करता है और 2022 में सिर्फ रेड मीट की एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $11.4 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया था। आज न्यूजीलैंड इस दुनिया की 50वीं सबसे बड़ी मईशत है। हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।